स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का बायोलॉजिकल का दूसरा अध्याय ऊतक, जिसे टिश्यू भी बोला जाता है। देखिए, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं और सदैव एक समान समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य और एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है और कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। वे कोशिकाएं जो आकार में एक समान होती हैं तथा कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। आइए शुरू करते हैं इसका पहला टॉपिक, क्या पौधे एक ही तरह के ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। आइए बात करते हैं पौधों के ऊतक गति नहीं करते। इनमें अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर यदि हम बात करें, जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरित करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं और जंतु को अधिकांश ऊतक जीवित पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें हमारे लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि की प्रतिरूप में एक भिन्नता होती है। पौधों की वृद्धि कुपिका क्षेत्र में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जाइलम और फ्लोएम वेसल्स। देखिए, जाइलम वेसल्स में ओनली वन वे, एक ही और जल का बहाव होता है, वाटर एंड मिनरल्स का बहाव होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए जो ब्लूइश पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका ब्लूइश पोर्शन आपको दिख रहा है, वो वाटर एंड मिनरल्स का पोर्शन है। और दूसरा जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये वन वे ट्रैवलिंग पोर्शन है। नो एंड वॉल बिटवीन सेल, और साथ ही थिक वॉल और स्टेफेन विद आ लेगिन इसमें पाए जाते हैं। यदि हम फ्लोमिंग वेसल्स की बात करें तो इसमें वाटर एंड फूड साथ ही दोनों डायरेक्शन में बहता है, दोनों दिशाओं में बहता है, इसलिए इसे टू वे फ्लो कहा भी जाता है। सेल्स हैव एंड वॉल विद आ परफेक्शंस, और इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें पौधों की कुपिकाओं की, तो पौधों के कुपिका ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुपिका क्षेत्र में ही सीमित रहते हैं और ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है, वृद्धि तथा विभोज्योतक और स्थायी ऊतकों में। जंतु में कोशिका वृद्धि अधिकांश हम देख सकते हैं कि यह एक समान होती है। अतः जंतु में विभाजन और अविभाजन क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अंगों और अंग तंतुओं का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों में दो महत्वपूर्ण समूह के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। अतः विशेषकर इसके भोजन करने की प्रक्रिया में और संरचनात्मक संगठन, और एक ओर पौधों की गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतु के प्रचलन या चलायमान के लिए अंग तंत्रों के विकसित हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं पादप ऊतकों की। देखिए, पादप ऊतक मुख्यतः विभोज्य ऊतक, स्थायी ऊतक, और स्थायी ऊतक भी के दो पार्ट होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। आइए बात करते हैं विभोज्य ऊतक। विभोज्य ऊतक पौधों में वृद्धि और कुपिका निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसे विभाजन या विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभोज्य ऊतक कहा जाता है। ये विभोज्य ऊतक किस भाग में स्थित है, इसका पता लगाने के लिए विभोज्य ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्त्र और वायव्यम और पार्श्वियम, इसके अतिरिक्त अंतःपृष्ठ भागों में वर्गीकृत किया जाता है। और विभोज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभोज्योतक की तरह कार्य करती है, लेकिन जैसे ये बढ़ती है
और भी परिपक्व होने लगती है। इसके गुणों में धीरे धीरे परिपक्वन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में ही विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से विभाजन इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुभुजीय ऊतक में विभाजन होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लांट के अंदर ये विभुजीय ऊतक का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, इसमें 3 प्रकार के मेन पार्ट, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलोनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू ऑल्सो प्रेजेंट इंटरएक्चुअल स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस, और ये इसे भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं इसके। और दूसरा हम कॉलोनकाइमा की बात करें, कॉलोनकाइमा टिश्यू सेल वॉल की बनी होती है। और यदि हम तीसरे कॉलोनकाइमा टिश्यू की बात करें तो फाइबर्स एंड ल्यूमेन्स एंड स्टोन सेल्स सेल वॉल विद लिगेंड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और ये इसका एक पूरा प्लांट टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है। इसमें जाइलम पाए जाते हैं, फ्लोएम पाए जाते हैं, वेसिकुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त डर्मिनल टिश्यू या एपिडर्मिस प्रेजेंट रहते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे टिश्यू स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक विभुजीय ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और यह विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप ये स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। और विभुजीय ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। इसे परमानेंट टिश्यू भी बोला जाता है। ये स्थायी टिश्यू के रूप में कार्य करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। आइए बात करते हैं सरल और जटिल स्थायी ऊतक में। पहला सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक कोशिकाओं की कोशिका परतें ऊतक के आधारीय पैकेज का निर्माण करती है। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह प्रति कोशिका भित्ति वाले सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिका जीवित होती है। जटिल स्थायी ऊतक, अगला पार्ट इसका जटिल स्थायी ऊतक। यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक जो कि एक ही तरह दिखाई देते हैं, ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतकों को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करती हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशिष्टता है जो उनके स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर और जाइलम का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखिए फ्लोएम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है और जाइलम का स्ट्रक्चर इस तरीके से घुमावदार होता है। और यदि हम इसके टिश्यूज की बात करें तो इसमें पैरेन्काइमा और कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपको दिख रहा होगा। देखिए पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। और यदि हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की तो यहाँ स्क्लेरेन्काइमा कुछ इस तरीके से दिखता है। और यदि हम बात करें कॉलोनकाइमा की तो यह इस तरीके से दिखता है। और यदि फ्लोएम का हम लंबा एलएस देखें तो ये एलएस इसका इस तरीके से दिखता है। और यदि जाइलम का एलएस देखें तो ये इस तरीके से इसका एलएस दिखता है। यदि मेरिस्टेमिक टिश्यू की देखें तो ये इस तरीके से पार्ट इसमें देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं अगला टॉपिक जंतु ऊतक। जंतु ऊतक, देखिए अभी तक तो हम बात कर रहे थे पादप ऊतकों की। दूसरा जंतु ऊतक। रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनकी कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक एक प्रकार का एक पेशी ऊतक है। यदि हम इसके फिगरल पॉइंट की बात करें, टिश्यू, एनिमल टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स, एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। Epithelium tissue also divided into 5 parts: squamous, cuboidal, columnar, and ciliate and glandular. Second, connective tissue. Connective tissue also divided into 4 parts: areolar tissue, adipose tissue, skeletal tissue, and fluid tissue. Fluid also divided into 2 parts: blood and lymphocytes, otherwise lymph, and skeleton also divided into 2 parts:
बोन एंड कार्टिलेज और एलोरल टिश्यू टेंडन एंड लिगमेंट। आइए बात करते हैं जंतु ऊतक के कार्य। देखिए, जंतु ऊतक के कार्यों की बात करें तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हम जब सांस लेते हैं उस समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? तो फेफड़े के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचती है। और कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? यदि इसकी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न को हल करने के लिए एक संकेत देता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। देखिए, पावर हाउस का माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत घर कहते हैं, क्योंकि वह वहाँ विभिन्न प्रकार की एनर्जी क्रिएट करता है। उदाहरण के लिए यदि हम इसकी बात करें तो भोजन ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों में अवशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। इस प्रकार से हमारा यह सिस्टम कार्य करता है। आइए बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू यह जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला एक टिश्यू है जिसे एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। एपिथेलियम टिश्यू शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को या शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनी नली का अस्तर और फेफड़ों की कुपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बने हैं। यदि एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स: सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूमिनर, ट्रांसलेटर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और बहुत प्रकार की। यदि हम पहले बात करें तो हम घनाकार एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, घनाकार एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, वृक्क नली तथा लार ग्रंथि नली के अस्तर का निर्माण करने वाला टिश्यू है यह, जहां यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है और यह एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का श्रवण भी करती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कार्य कुपिका भाग के अंदर की ओर कोशिकाओं को मोड़ना भी होता है, जो कि ग्रंथि एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करती है, इसीलिए इसे ग्रंथिल एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, संयोजी ऊतक। हमारा अगला टॉपिक संयोजी ऊतक। देखिए, रक्त के सरल आघात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स से निलंबित होते हैं और प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त गैसों और शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देता है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। ऊतक मजबूत, कठोर होते हैं और अस्थि कोशिकाएं कठोर आघाती में धंसे रहते हैं और कैल्शियम और फॉस्फेट से बने होते हैं। आइए बात करते हैं पेशीय ऊतक की। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशे मसल्स फाइबर भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं और पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे स्यूफड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसमें संकुचन प्रसार के कारण गति होती है। कुछ पेशियों की हम इच्छा के अनुसार गति भी कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर में विद्यमान कोशिकाओं या पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस प्रकार पेशियों को हम ऐच्छिक पेशी वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। आइए बात करते हैं इन पेशियों को कंकाल पेशी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शारीरिक गति या शरीर की गतियों को सहायता प्रदान करती है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं धारियों की तरह प्रतीत होती है। इस कारण इसे रेखीय या रैखिक पेशी कहा जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं, शाखा रहित होती हैं, बहुघनीय या बहुनाभिकीय
भी होती हैं। आइए बात करते हैं न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन टिश्यू जो कि न्यूरॉन सिस्टम में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक, कोशिका में पाए जाने वाला ऊतक सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसमें लंबे पतले बालू जैसे शाखाएं निकलती हैं और तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करता है। आइए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें इस ऊतक वाले पार्ट में देखने को मिली। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। एक चीज़ ये जानने को मिली जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य सब एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, पौधे के ऊतक, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभोज्य ऊतक तथा स्थायी ऊतक। विभोज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य या विभोज्य ऊतक है, विभाजन करने वाला ऊतक है, पौधों के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। स्थायी ऊतक विभोज्य ऊतक के बने होते हैं जो एक बार विभाजित होने पर अपनी क्षमता खो देते हैं। इसको सरल और जटिल ऊतकों में विभाजित किया जाता है। पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। फ्लोएम और जाइलम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा हम जान चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और जो कि सरल ऊतकों के पार्ट हैं। एपिथेलियम पेशीय संयोजी और तंत्रिका ऊतक जंतु कोशिका या जंतु कोशिका में जंतु ऊतक के पार्ट हैं। फ्लोएम और जाइलम कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतकों को सेल की घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल और अन्य श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, अस्थिकंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी, हृदय पेशी या कॉर्डिक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो कि संवेदना को प्राप्त और संचालित करने का काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर चैनल।